नमस्ते दोस्तों, कैसे हैं आप सब। अरविंद मिश्रा स्वागत करता है आपका घर बैठे खेल खेल में हिंदी साहित्य सीखने के इस कार्यक्रम में। दोस्तों, आज का हमारा शीर्षक है खड़ी बोली का विकास। भाषा विज्ञान में या हिंदी साहित्य के फर्स्ट पेपर के खंड क पहले खंड में जो भाषा खंड है, भाषा विज्ञान, एक तो वह अपने आप में बहुत अंकदायी है। उससे 3 प्रश्न आपको करने ही करने हैं और उसमें भी खड़ी बोली सबसे महत्वपूर्ण है, क्योंकि हर साल खड़ी बोली पर कोई ना कोई प्रश्न आता ही है। कभी खड़ी बोली की विशेषता को लेकर के, कभी खड़ी बोली के विकास को लेकर। दोस्तों, खड़ी बोली के विकास को जानने के लिए पहले 3-4 पंक्तियों को आप ढंग से सुनिए और समझिए। कोई भी भाषा अचानक ना तो जन्म लेती है, ना अचानक उसका अवसान होता है, अचानक वह मरती भी नहीं है। कोई भी भाषा एक सुदीर्घ सामाजिक प्रक्रिया में विकसित होती है और भाषा परिवार की बोलियों या भाषाओं के बीच पूर्वापर संबंध होता है। बात समझिए, खड़ी बोली भी एक सुदीर्घ सामाजिक प्रक्रिया में विकसित हुई। हिंदी बोलियों का समुदाय है और इन बोलियों में खड़ी बोली सबसे चर्चित मानी गई। इसलिए भी यह चर्चित मानी गई क्योंकि हिंदी का व्याकरण वास्तव में खड़ी बोली के व्याकरण के निकट है। और दूसरी बात, खड़ी बोली को खड़ी बोली 2 कारणों से कहा गया। एक तो इसमें खड़ी पाइयों की अधिकता है, आकार बहुलता है, आया गया, खाऊंगा जाऊंगा। और दूसरी बात कि खड़ी खरी या खरापन से लिया गया, इसमें व्याकरणिक शुद्धता भी है। दोस्तों, 1000 ईस्वी के इर्द गिर्द हिंदी की लगभग सभी बोलियां जन्म ले रही थी। 500 से 1000 ईस्वी तक का काल अपभ्रंश का काल रहा। 1000 में अवहट की उत्पत्ति हुई और अवहट कुछ और नहीं, देसी भाषा या लोक बोलियों की उत्पत्ति का नाम है। अपभ्रंश के बिगड़े रूपों को ही संयुक्त रूप में समूह अर्थ में अवहट कहते हैं और अपभ्रंश के इन्हीं बिगड़े रूपों से हिंदी की बोलियां, लोक बोलियां या देसी भाषाएं जन्मी। इसलिए विद्यापति ने कहा भी, देसिल बैना सब जन मीठा, तन तैसन जंपयो अवहट्ठा। यानी 1000 ईस्वी में हिंदी की बोलियां जन्म ले रही थी। हिंदी की 5 प्रमुख उपभाषाओं में बिहारी हिंदी, पश्चिमी हिंदी, पूर्वी हिंदी, राजस्थानी हिंदी और पहाड़ी हिंदी की चर्चा की जाती है। खड़ी बोली वास्तव में पश्चिमी हिंदी उपभाषा की बोली तो है, परंतु यह आगे चलकर अपने क्षेत्र को और अपने विस्तार को लांघकर अखिल भारतीय भाषा का रूप ले ली। अब यह न केवल हिंदी साहित्य की आधार भाषा है, बल्कि भारत की संपर्क भाषा भी है और कुछ हद तक कह सकती हैं कि इसी का परिष्कृत रूप आज की भारत की राजभाषा भी है। दोस्तों, जैसा कि हम लोगों ने सुना या देखा कि कोई भी भाषा एक सुदीर्घ सामाजिक प्रक्रिया में जन्म लेती है। 1000 ईस्वी से लेकर अब तक 2020 तक खड़ी बोली का विकास चलता रहा। और यूं कहें कि 1000 से पहले भी तो भी बात सही है। क्यों? संस्कृत ही सर्वानाम भाषानाम जननी संस्कृत वर्तते। संस्कृत सभी बोलियों की जननी है, हिंदी भाषा की जननी है। तो संस्कृत से पाली प्राकृत अपभ्रंश का जन्म हुआ, अपभ्रंश से अवहट, इसी अवहट से हिंदी की बोलियां यानी खड़ी बोली के विकास में भी एक लंबा समय लगा। खड़ी बोली के विकास को 3 चरणों में बांटकर देखा जाता है। आरंभिक या प्रारंभिक चरण की खड़ी बोली, नंबर 2 मध्यकालीन चरण की खड़ी बोली और नंबर 3 आधुनिक चरण की खड़ी बोली। आरंभिक या प्रारंभिक चरण की खड़ी बोली को आदिकालीन हिंदी के नाम से भी आप जानते हैं। क्यों? आदिकालीन साहित्य में जिस खड़ी बोली का इस्तेमाल हुआ, यानी खड़ी बोली का आरंभिक रूप, उसे ही आदिकालीन खड़ी बोली या आदिकालीन हिंदी भी कहते हैं। जरा सोचिए, आदिकाल के रचनाकारों में सिद्धनाथ जैन रचनाकार, आपने नाम सुना होगा, तो सिद्धनाथ जैन रचनाकार, रासो कवि, इनका भी नाम सुना होगा,
और अमीर खुसरो और विद्यापति जैसे कवि। तो इसका अर्थ है कि खड़ी बोली का आरंभिक विकास या खड़ी बोली का आदिकालीन विकास इन्हीं रचनाकारों के माध्यम से हुआ। किन किन? सिद्धनाथ जैन रचनाकारों के माध्यम से, चंद बरदाई जैसे रासो कवियों के माध्यम से, और अमीर खुसरो जैसे दरबारी और गैर दरबारी रचनाकारों के माध्यम से। दोस्तों, सिद्धनाथ और जैनों की भाषा यूं तो अपभ्रंश थी। सिद्ध बंगाल बिहार के थे, पूर्वी अपभ्रंश में अपनी रचना लिख रहे थे। नाथ संत ज्यादातर पश्चिमी भारत के थे, इसलिए पश्चिमी अपभ्रंश में उनकी रचना उभर के आ रही थी। और जैन रचनाकार दक्षिणी भारत, विशेषकर उस समय का दक्कनी क्षेत्र महाराष्ट्र के मान्य खेत से जुड़े हुए थे, इसलिए उन्होंने दक्षिणी अपभ्रंश में अपनी रचनाएं लिखी। सिद्धनाथ जैनों ने अपभ्रंश में तो अपनी रचना लिखी, परंतु इनकी रचनाओं में खड़ी बोली के आरंभिक रूप देखे जा सकती हैं। दोस्तों, खड़ी बोली की कुछ महत्वपूर्ण विशेषताएं हैं। खड़ी बोली सबसे पहले आकार बहुल है। अब आप देखिए, अगर जैन रचनाकारों ने, हेमचंद्र ने लिखा भला हुआ जू मारिया, देखिए पूरी तरह आकार बहुल। बहिणी म्हारा कंतु, देखिए म्हारा कंतु। लज्जे जंतु बयस यहु जई घर भग्गा घर एंतु। हेमचंद्र लिखते हैं कि उनकी नायिका छत्राणी है, उसका पति युद्ध भूमि में मारा गया है। वह दुखी तो है लेकिन गौरवान्वित है, क्योंकि उसका पति युद्ध भूमि से पीठ दिखा के नहीं भागा, वह वीर गति को प्राप्त हुआ। इसलिए वह सोचती है कि अच्छा हुआ हे सखियों, हे बहनों, मेरा पति युद्ध भूमि में मारा गया। यदि वह पीठ दिखा के घर भाग कर, भग्गा घर एंतु, भाग कर घर आ जाता, तो लज्जे जंतु, मैं तुम्हारे बीच लाज के मारे गड़कर मर ही जाती। खड़ी बोली की पहली विशेषता आकार बहुलता। अब देखिए, भला हुआ मारिया, सबके अंत में आ है। खड़ी बोली की दूसरी विशेषता है कि खड़ी बोली में द्वित्व, अकारण द्वित्व, एक ध्वनि दो बार है। लज्जे, आधा ज के बाद फिर ज, लज्जे। बयस्यहु, आधा स के बाद फिर स। भग्गा, आधा ग के बाद फिर ग। द्वित्व कहते हैं एक ध्वनि के बाद दूसरी ध्वनि फिर आए, वही ध्वनि दो बार आए। तो खड़ी बोली की दूसरी विशेषता। तीसरी विशेषता खड़ी बोली की अकारण अनुनासिकता। आप खड़ी बोली क्षेत्र के लोगों को बात करते सुनेंगे तो कहते हैं हाथ, हाथ नहीं, एक तो महाप्राण काल प्राण, हाथ, और उसमें भी हाथ। भूख नहीं, भूख लगी है। तो जंतु, जाति नहीं जंतु। आता नहीं, एंतु, अकारण अनुनासिकता। ऐसे ही दोस्तों, यदि सिद्ध रचनाकारों की कुछ पंक्तियों को देखें, नाथों की कुछ पंक्तियों को देखें, तो गोरखनाथ जी कहते हैं, हबकी न बोलीबा ठबकी न चलीबा, धीरे धरीबा पाँव, गरब न करीबा सहजे रहीबा, भणत गोरस राम। यहां भी देखिए अकारण अनुनासिकता है। फिर बोलीबा, आकार बहुलता है। कुछ बातों को समझने की कोशिश कीजिए। ऐसे ही नाथ संत लिखते हैं, थोड़ो खाए सो कल्पे झलपे, घणो खाए सो रोगी। अब समझिए, सो का अर्थ वह सार्वनामिक रूप है, जो जागत है सो पावत है। ये खड़ी बोली का विशुद्ध रूप है, सर्वनाम अन्य पुरुष के लिए। सो वह, तो थोड़ो खाए सो कल्पे झलपे, घणो खाए सो रोगी। एक तो खड़ी बोली में सो सर्वनाम का रूप है, ऊपर से खड़ी बोली में न ध्वनि अण में बदल जाती है, जाना नहीं जाना, इसलिए घना नहीं, घणो खाए सो रोगी। दहु पंथा, पथ नहीं, अकारण अनुनासिकता ऊपर बिंदी है, देखिए, दहु पंथा की संधि विचारे, ते कोई बिरला जोगी। अब समझिए कि खड़ी बोली में वर्तमान काल की क्रिया अय सय है की तरह देखी जाती है। के करे से, कहाँ जाए से, चले, कहे, पढ़े, तो विचारे, खाए, ये सब वर्तमान काल की क्रियाएं हैं।
खड़ी बोली में भूतकाल की क्रियाएं या प्रत्यय से देखी जाती हैं। कैसे? आया, गया। तो आप देखिए हेमचंद्र के पद में भला हुआ, देखिए भूतकाल। जू मारिया, मारा गया। बहिणी मारा कंत। दोस्तों, यदि अमीर खुसरो की रचनाओं को आप देखें आदिकालीन साहित्य में, या यूं कहें कि खड़ी बोली के आरंभिक विकास के चरण को देखने में जब अमीर खुसरो की रचनाओं को देखेंगे तो अमीर खुसरो को खड़ी बोली का एक प्रकार से आरंभिक जन्मदाता भी कहा गया। और खड़ी बोली के पदों को लेकर या खड़ी बोली की विशेषताओं को यदि देखें तो अमीर खुसरो के पदों में उनका आप भरपूर प्रयोग देख सकते हैं। देख सकते हैं कि खड़ी बोली के लगभग सभी रूप अमीर खुसरो के पदों में हैं। कैसे? अमीर खुसरो लिखते हैं गीत, पहेली, मुकरी, दो सखुने, मिश्रित गजल, ढकोसला। यूं तो खुसरो साहब ब्रज, खड़ी बोली और फारसी तीनों का मिला जुला प्रयोग करते थे और तीनों पर उनका अबाध अधिकार था। लेकिन खड़ी बोली के जिन रूपों का उन्होंने प्रयोग किया वह भारत की संस्कृति के लिए वो रूप जीवंत हो गए। कैसे? लिखते हैं एक नार ने अचरज किया। देखिए खड़ी बोली में भूतकालिक क्रियाएं या प्रत्यय से किया। फिर खड़ी बोली आकार बहुल। सांप मार पिंजरे में दिया। यदि खड़ी बोली के आप परसर्गों को देखें, परसर्ग कहते हैं कारक के चिन्हों को, विभक्ति रूपों को। तो यदि खड़ी बोली के परसर्गों को देखें तो कर्ता का ने चिन्ह होता है परसर्ग। कर्ता का कारकीय चिन्ह ने, कर्म का को, अधिकरण में परसर्ग आता है, संबंध का के की, संप्रदान के लिए, और फिर करण और अपादान के लिए से। अब देखिए अमीर खुसरो के पद, एक नार ने, कर्ता ने अचरज किया, सांप मार पिंजरे में दिया। अधिकरण कारक का परसर्ग में है, कर्ता का परसर्ग या कारकीय चिन्ह ने है। ज्यों ज्यों सांप ताल को खाए, कर्म कारक का चिन्ह को, कर्म का परसर्ग को, सूखे ताल सांप मर जाए। देखिए खुसरो साहब के पद लिखते हैं श्याम बरन और दांत अनेक, लचकत जैसे नारी, कहत नटत। आप देखेंगे चलत उठत बैठत ये खड़ी बोली में वर्तमान काल के रूप हैं। ब्रज भाषा में भी इनका प्रयोग कहत नटत रीझत खीझत। तो श्याम बरन और दांत अनेक, लचकत जैसे नारी, दो हाथ खुसरो खींचे। देखिए फिर वर्तमान की काल की क्रिया, और कहे और कहता है तू आरी। तो दोस्तों आदिकाल में या खड़ी बोली के आरंभिक विकास में आप सिद्ध संतों, नाथ संतों, जैन संतों, यहाँ तक कि अमीर खुसरो आदि के रूपों को चंद बरदाई लिखते हैं। 4 बांस 24 हाथ अंगुल अष्ट परमान। खड़ी बोली की एक और बड़ी विशेषता है स्वरागम। आधा स्वर पूरे, आधा व्यंजन स्वर से जुड़कर पूरा वर्ण बन जाता है। इसलिए आप उस क्षेत्र के लोगों को देखेंगे, पारक नहीं, अंग्रेजी में भी पारक, राजेंद्र या राजेंद्र नहीं, ओ भाई राजेंद्र, ओ भाई राजेंद्र। जरा समझिए। तो 4 बांस 24 हाथ अंगुल अष्ट परमान, एते पे सुल्तान है मत चूको चौहान। देखिए स्वरागम, परमान, प्रमाण नहीं। तो खड़ी बोली की विशेषताएं आदिकालीन साहित्य में या खड़ी बोली की आरंभिक विशेषताएं आप आदिकाल के रचनाकारों में देख सकते हैं। आदिकाल में ही खड़ी बोली का आरंभिक विकास हुआ। सिद्ध संत आदिकाल के सबसे चर्चित संत थे। हालांकि आचार्य शुक्ल ने उन्हें निकाल दिया था साहित्य से, लेकिन द्विवेदी जी ने उन्हें प्रतिष्ठित करते उनके मान को बढ़ाया और बताया कि कबीर से पहले सभी विशेषताएं सिद्धनाथों में देखी जाती हैं। ये सिद्ध संत लिखते हैं आयम बेय पुराण ही पंडीयमाण वहंती। अब देखिए न का न परिवर्तन, और यह श्रुति खड़ी बोली की बहुत बड़ी पहचान है।
पहली और तीसरी अल्पप्राण ध्वनि जब य अथवा अ में बदल जाए, पंडित नहीं, देखिए पहली ध्वनि है त, तो त का य परिवर्तन पंडीय। आगम नहीं, क ख ग, ग तीसरी ध्वनि है। आयम, बेय, वेद नहीं, देखिए तीसरी ध्वनि है त थ द, तो अ में बदल गई। आयम बेय पुराणे ही पंडीय मान बहंती। अब देखिए मान नहीं मान। कुछ बातें समझ में आ रही हैं दोस्तों? तो खड़ी बोली की अगर विशेषताओं को आप काउंट करें, यश, श्रुति, अकारण अनुनासिकता, स्वरागम, आकार बहुलता, भूतकालिक क्रियाओं का या रूप होना, और भी कई विशेषताएं, अकारण द्वित्वों का आना, लज्जे, भग्गा, तो ये सभी विशेषताएं आप आदिकालीन साहित्य के आरंभ में या आरंभिक हिंदी, आरंभिक खड़ी बोली की विशेषताओं के रूप में आदिकालीन साहित्य में इन्हें आप देख सकते हैं। खड़ी बोली का मध्यकालीन विकास संत काव्य धारा। आप ऐसे भी देखें कि हिंदी साहित्य के भक्ति काल को मध्यकाल के नाम से जाना गया, यानी भक्ति काल में जो भी बोली विकसित होगी उसे मध्यकालीन हिंदी की बोलियां भी आप कह सकते हैं। तो खड़ी बोली का मध्यकालीन विकास भक्ति काल और रीति काल के माध्यम से हुआ। मध्यकालीन हिंदी के रूप में आप अगर बात करें या हिंदी के मध्यकालीन विकास की बात करें तो उसमें आपको कबीर जैसे संतों की बात करनी होगी, तुलसी, जायसी और सूरदास की बात करनी होगी। यानी खड़ी बोली का मध्यकालीन विकास संत धारा या कबीर आदि संतों से सीधे जुड़ी हुई है। कबीर आदि के पदों में खड़ी बोली के जो रूप देखे गए उसे आप खड़ी बोली का मध्यकालीन चरण माने। बहुत सिंपल बात है, याद रखिए। हिंदी को 3 चरणों में बांटा गया, आदिकालीन आरंभिक हिंदी, मध्यकालीन हिंदी, आधुनिक हिंदी। आधुनिक हिंदी 19वीं सदी से विकसित हुई, भारतेंदु युग से, या कुछ और पहले जाएं तो फोर्ट विलियम कॉलेज से। तो खड़ी बोली का मध्यकालीन विकास संत धारा से आप जोड़ें, भक्ति काल में कबीर आदि से जोड़ें। दोस्तों, बचपन से आप लोग पढ़ते आए, रटते आए, मैंने भी खूब सुना कि कबीर की भाषा पंचमेल खिचड़ी थी, सधुक्कड़ी थी। जैसे साधु रमता जोगी बहता पानी, जहां गया वहां से कुछ भिक्षाटन लेके आया। किसी के घर गया तो थोड़ा चावल मिल गया, किसी के घर गया तो थोड़ी दाल मिल गई, किसी के घर गया तो एक आध आलू मिल गए, किसी के घर गया तो नमक, किसी के घर हल्दी, सबको मिला के कुकर में उबालो तो खिचड़ी पंचमेल। कबीर एक संत थे, अपनी यायावरी प्रवृत्ति, देशाटन प्रवृत्ति के कारण जहां जहां गए वहां वहां कुछ बोलियों को सीखे। निरक्षर होने के बावजूद भी कबीर की भाषा उनकी साधना की तरह ही सहज साधना या प्रभावोत्पन्न साधना रही है। भाषा भी सहज भाषा या प्रभावोत्पन्न भाषा रही, पंचमेल खिचड़ी। इसलिए उनकी भाषा पर कई बोलियों का प्रभाव, इन बोलियों में खड़ी बोली भी है। अभी हमने देखा कि खड़ी बोली आकार बहुल है। अब देखिए कबीर के पद, सतगुरु हमसो रीझ कर कहेया। कहेया भूतकालिक क्रिया, एक तो या प्रत्यय से, ऊपर से आकार बहुलता। कहेया एक परसंग, बरस्या बादल प्रेम का, भीग गया सब अंग। देखिए कर्ण कारक का परसर्ग होता है शेषों, सतगुरु हमसो रीझ कर। खड़ी बोली में पूर्वकालिक क्रिया का रूप कर, जब एक क्रिया करके दूसरी क्रिया में आदमी लगे, एक क्रिया समाप्त करके खा कर पढ़ता है। तो सतगुरु हमसो रीझ कर कहेया एक परसंग, बरस्या बादल प्रेम का, भीग गया सब अंग। संबंध कारक का परसर्ग होता है, चिन्ह होता है काके की, प्रेम का, बरस्या बादल, भूतकाल की क्रिया या प्रत्यय बरस्या। कर्ण कारक का चिन्ह परसर्ग शेषों। देखिए फिर कहते हैं, नयना निर्झर लाइया, रहट बहे निसधाम, पपिहा ज्यों प्यू प्यू करे, कबरे मिलहुंगे राम।
भूतकाल की क्रिया या प्रत्यय से नैना निर्झर लाइया। निर्झर होता है ऊपर आधा र लगाते हैं झ के ऊपर, लेकिन यहाँ आधा र पूरा र, नी र झ र स्वरागम। रहट मूल शब्द होता है अर्घट, उससे बना रहट। खड़ी बोली की विशेषता है स्वरलोप, अध्वनि का लोप हो गया, सिर्फ रहट। महाप्राण ध्वनि का ह परिवर्तन, अर्घट में घ का ह बन गया, और ह के ऊपर अकारण अनुनासिकता, अनुनासिक ध्वनि। अर्घट से रहट, अध्वनि लुप्त हो गई। तो स्वरलोप की प्रक्रिया, घ ध्वनि ह में बदल गई, महाप्राण का ह परिवर्तन और अकारण अनुनासिकता। तो नैना निर्झर लाइया, रहट बहे निसधाम, चले करे बहे वर्तमान काल की क्रिया। पपिया ज्यों प्यू प्यू करे, कबरे मिलहुंगे राम। खड़ी बोली में भविष्यत काल की क्रिया गागेगी प्रत्यय से, मेरे राम तुम कब मिलोगे, कबरे मिलहुंगे राम। तो कबीर के पदों को आप जितने भी पद कहते हैं, डूबा वंश कबीर का, संबंध कारक का चिन्ह खड़ी बोली में काके की, और डूबा आकार बहुलता। उपजा पूत कमाल, देखिए पुत्र नहीं पूत, क्षतिपूर्ति दीर्घीकरण। शब्द का आरंभिक स्वर छोटा हो और यदि वह बदल के दीर्घ में बदल जाए तो इसे दीर्घीकरण या क्षतिपूर्ति दीर्घीकरण। पुत्र से पूत, तो डूबा वंश कबीर का, उपजा पूत कमाल। हरि का सुमिरन छाड़ के, फिर पूर्वकालिक क्रिया खाकर खाके ले आया घर माल, फिर भूतकालिक क्रिया या प्रत्यय से या आकार बहुलता। तो आप संत धारा कबीर आदि में भी खड़ी बोली के रूपों को देख सकते हैं। दोस्तों, खड़ी बोली का मध्यकालीन विकास दक्षिणी हिंदी से भी जुड़ा हुआ है। आपने खूब इतिहास पढ़ा होगा कि किस प्रकार राजधानी उत्तर से दक्षिण में स्थानांतरित हुई थी, शायद मोहम्मद बिन तुगलक के दौर में भी और अलाउद्दीन खिलजी के दौर में भी। जरा सोचिए, उत्तर भारत में जब शासक थे तुर्क और मुगल कालीन शासक, जो तुर्की और फारसी बोलते थे, तो उनकी समस्या थी कि संवाद की भाषा क्या बने। तो उन्होंने अरबी फारसी के शब्दों में इतराफ की जुबान, आसपास की बोलियों के तत्वों को जोड़ा। और किन तत्वों को? खड़ी बोली के तत्व को, अवधी ब्रज के तत्व को, हरियाणी राजस्थानी के तत्व को। शासक तुर्की अरबी फारसी बोलने वाले, बोलियां यानी आसपास की बोलियां, इतराफ की जुबान। तो मुगल काल और सल्तनत काल के दौरान एक संवाद की भाषा बनाई गई थी सत्ता पक्ष और जनता पक्ष के बीच, जिसमें अरबी फारसी के शब्द थे और आसपास की बोलियों के शब्द थे। दोस्तों, जैसे राजधानी स्थानांतरित हुई, आपने सुना होगा दिल्ली से दौलताबाद या दिल्ली से देवगिरी, तो अब दक्षिणी भारत में फिर से संवाद की समस्या उत्पन्न हुई। यहाँ के लोग, बर्नी ने लिखा कि दिल्ली में एक बिल्ली तक नहीं बची, यानी राजा, शासक, सूफी, दरवेश सब पहुंच गए उधर दक्षिण में। तो वहां के लोगों से बातचीत करने के लिए संवाद की भाषा की आवश्यकता पड़ी, एक बाजार भाषा की आवश्यकता पड़ी। और इसे ध्यान में रखकर सुनिएगा ठीक से, अरबी फारसी के तत्वों में इतराफ की जुबान यानी हिंदी बोलियों के तत्वों को मिलाकर, उधर की दक्षिण भारतीय तत्वों को मिलाकर एक खूबसूरत भाषाई फ्यूजन तैयार किया गया। फ्यूजन कहते हैं मिश्रण को। एक सुंदर मिश्रण तैयार किया गया कई भाषाओं, अरबी, फारसी, हिंदी की बोलियों, दक्षिण भारतीय भाषाई तत्वों को, और उसे ही नाम दिया गया दक्किनी हिंदी, दक्षिणी हिंदी, देहलवी हिंदी। आप उसे कई नाम से जानते हैं, आगे चल करके वही हिंदुस्तानी के नाम से जाना गया। दोस्तों, क्या राजधानी वहीं रह गई? ना,
पुनः स्थानांतरण हुआ राजधानी का, फिर से दक्षिण से उत्तर में आई। तो अब की बार दक्षिणी हिंदी उत्तर में आई और दक्षिणी हिंदी फिर से एक बार उत्तरी बोली तत्वों से मिली, फिर से अरबी फारसी से मिली और उसका एक उत्तर भारतीय रूप विकसित हुआ। आरंभ में तो उसे ही रेखता रेखती के नाम से लोग जान रहे थे, फिर आगे चलकर उसे ही उर्दू कहा गया। ये उर्दू शब्द उर्दू से बना है, उर्दू, जिसका अर्थ होता है किला ए मुअल्ला, सैनिक छावनी की भाषा। लाल किला वास्तव में सैनिक छावनी है, सैनिकों को रहने के लिए। तो अब सैनिक अलग अलग क्षेत्र, अलग अलग प्रांत के होंगे तो उनकी बोलियां भी अलग होंगी। तो कहते हैं कि मुगल काल में उर्दू का सर्वाधिक विकास हुआ। क्यों? क्योंकि आप देखें कि राजधानी का स्थानांतरण, फिर दक्षिण से भाषा का आना। तो दोस्तों ये प्रक्रिया थी खड़ी बोली हिंदी का दक्षिणी हिंदी और उर्दू के रूप में विकास। इसीलिए आप याद रखिए कि दक्षिणी हिंदी या उर्दू कुछ और नहीं, खड़ी बोली की ही शैलियां हैं, बिल्कुल 100%। इसीलिए आज जो लोग उर्दू बोलते हैं वास्तव में कुछ नहीं, वो दक्षिणी हिंदी का परिष्कृत रूप है। उस उर्दू में आप देखेंगे तो पूरा खड़ी बोली का व्याकरण है। अरे हुजूर मैं आपसे नाराज हूं, अब समझिए, एक फारसी का शब्द है हुजूर और दूसरा नाराज, और बाकी व्याकरण मैं उत्तम पुरुष का सर्वनाम और हूं सहायक क्रिया। तशरीफ रखिए, ये रखिए क्या है? इसलिए दक्षिणी हिंदी और उर्दू में वास्तव में खड़ी बोली का व्याकरण रहा है और तब यह कहा गया कि खड़ी बोली का ही विकास हुआ दक्षिणी हिंदी या उर्दू के रूप में। यानी मध्यकाल में एक तरफ खड़ी बोली संतों के साहित्य से विकसित हो रही थी, दूसरी तरफ दक्षिणी हिंदी के रूप में। दोस्तों अब इसका तीसरा चरण हम लोग देखेंगे विस्तार से ठीक अगले वीडियो में कि किस प्रकार आधुनिक काल में या खड़ी बोली का आधुनिक विकास हुआ भारतेंदु युग में, द्विवेदी युग में, स्वाधीनता आंदोलन के दौरान, कांग्रेस आदि संस्थाओं के माध्यम से, पत्र पत्रिकाओं के माध्यम से या अन्य जो संस्थाएं, नागरिक प्रचारिणी सभा, कविता वर्धनी सभा, इस प्रकार की जो संस्थाएं गठित हुई, सरस्वती पत्रिका या सरस्वती प्रेस के माध्यम से, या समाचार पत्र चाहे उदंत मार्तंड हो, चाहे बनारस अखबार हो, चाहे प्रजा हितैषी हो, या भारतेंदु के द्वारा कवि वचन सुधा या प्रताप नारायण मिश्र के द्वारा ब्राह्मण जैसे समाचार पत्र निकाले गए। तो आधुनिक काल में खड़ी बोली का विकास और महत्वपूर्ण है। मैं उम्मीद कर रहा हूं कि खड़ी बोली के आरंभिक विकास सिद्धोनाथों, जैनों, अमीर खुसरो आदि के पद में समझे, खड़ी बोली का मध्यकालीन विकास संत धारा और दक्षिणी हिंदी के रूप में आप समझने की कोशिश कर पाए, और अब खड़ी बोली का आधुनिक विकास देखेंगे। तब तक ढेर सारी शुभकामनाएं। हम फिर से प्रस्तुत होते हैं आपके समक्ष दोस्तों अगले वीडियो के माध्यम से। नमस्ते दोस्तों।